दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम, एक नई इबारत, एक नई कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करूंगा मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से भी और आऊँगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक भी, और जो इस वक्त जहाँ दुनिया चल रही है ये सफ़र यहाँ तक तय करूँगा। मगर उससे पहले जो दुनिया में हुआ, अवाम के साथ क्या खेल खेला गया, बादशाहों के साथ क्या खेल खेला गया, किस तरह पूरी दुनिया पर वो हुकूमत थी जो ब्रिटानिया करता था। उसके बाद यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो जो है मित्र राष्ट्रों ने जो भी किया उस पर भी हम दोबारा एक एपिसोड जरूर करेंगे, मगर कड़ियों को आगे पीछे की तरफ जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज मैं जिस कहानी को आपको कहने जा रहा हूँ, एक किताब जिसमें ये तय किया गया था, या उस किताब में जो चर्चाएं की गई थी वो क्या थी, वो आपको समझना पड़ेगा। कहानी है युद्ध के बाद की दुनिया। स्टालिन, चर्चिल, फ्रैंकलिन, जो उस वक्त बिग थ्री कहलाते थे। इन बिग थ्री ने याल्टा में क्या किया था, ये अगर ये आप नहीं समझेंगे तो दोस्तों आप एक बात समझना पड़ेगा कि याल्टा के लोगों ने, या याल्टा के जिसे याल्टा कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जो अप्रैल के महीने में 1945 में मुनक्किद की गई थी, यहाँ इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक बात ज़रूर समझनी पड़ेगी। दरअसल ये याल्टा कॉन्फ्रेंस की चर्चा कभी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्यों नहीं हुई। ये बिग थ्री वो थे जिसमें यूएसएसआर को स्टालिन लीड करते थे, फ्रैंकलिन जो है वो अमेरिका को लीड करते थे, और चर्चिल आप जानते हैं कि वो ब्रिटेन को, यूनाइटेड किंगडम को लीड करते थे। ये बिग थ्री की याल्टा कॉन्फ्रेंस से पहले एक कॉन्फ्रेंस जिसे तेहरान कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम 1942 में आ जाते हैं। 1942 में ये तय कर लिया गया था कि किस तरह, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी, हिटलर की अपनी कहानी शुरू हो चुकी थी, दुनिया पर अब बर्तरी और अपनी सत्ताओं को बचाने, सत्ताओं को हथियाने की जो एक जुगत थी वो शुरू हो चुकी थी। यूएसएसआर एक बड़ी ताकत था और बन चुका था, और यहाँ हिटलर अपनी कारगुजारियाँ शुरू कर चुका था। अब सत्ता की, सिंहासन की जो ईंटें हैं वो हिलने लगी थी ब्रिटानिया की, मगर दुनिया का मैक्सिमम हिस्सा गुलाम था ब्रिटानिया का, जो अभी भी उसके अंडर में था। 1942 में एक ये शुरुआत हाल, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इसमें बड़ी बड़ी डिटेल वर्क हम करेंगे कि बेसिकली भारत के कितने फौजी ब्रिटिश हुकूमत में, जो ब्रिटेन की सैनिक के तौर पर लड़ रहे थे, वो भारतीय फौजी थे, असल में वो कितने थे। पहले आप ये रिपोर्ट देखें। प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध में भारत से लगभग 8 लाख सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया था। इन सैनिकों को दुनिया भर के विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में भेजा गया, जिसमें मेसोपोटामिया, इराक, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी एशिया और मिस्र शामिल हैं। इस युद्ध में भारत के लगभग 47,746 सैनिक मारे गए और 65,000 घायल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने फिर से ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में भारत से लगभग 20 लाख सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया था। इन सैनिकों को दुनिया भर के विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में भेजा गया, जिसमें उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल हैं। इस युद्ध में भारत के लगभग 87,000 सैनिक मारे गए और 1.6 लाख घायल हुए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से कुल मिलाकर 28 लाख सैनिकों ने ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर युद्ध लड़ा। इनमें से लगभग 1,34,746 सैनिक मारे गए और 2.25 लाख घायल हुए। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि ये ब्रिटेन की तरफ से लड़ने वाले जो सैनिक थे वो भारतीय थे और एक बड़ी तादाद में थे, मगर यहाँ इनको जो एक थॉट आया था, ये थॉट था ब्रिटेन हुकूमत के जो दिमाग में आया था। वो क्यों आया था, क्यों वो धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को बांटना चाहते थे। दरअसल
अभी तक इनको आज़ादी देने की बात नहीं हुई थी, बंटवारे की बात शुरू हो चुकी थी। बंटवारे की बात बिग थ्री के बीच में भी डिस्कशन हो चुका था और यहाँ क्योंकि भारतीय सैनिकों को भी इस्तेमाल करना था और इस एक राष्ट्र जो एक बहुत बड़ा राष्ट्र था और यहाँ की अर्थव्यवस्थाएं जिसमें निज़ाम हैदराबाद की जो बेसिकली अर्थव्यवस्था थी वो ज़बरदस्त थी। इसके अलावा भोपाल, ये मुस्लिम कई जो यहाँ पर निज़ाम चला रहे थे उनकी अर्थव्यवस्थाएं और कई राजाओं की अर्थव्यवस्थाएं बहुत मजबूत थी। यानी युद्ध के बाद की दुनिया कैसी होगी उसमें भारत एक बड़ा किरदार अदा कर सकता था या फिर एक ताकत के तौर पर उभर सकता था। क्योंकि एक तरफ इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन अंपायर को ख़त्म करके और अपने साथ अरबों को मान्यता देने के नाम पर इन्होंने अपने साथ मिलाकर तेलों में उनके साथ पार्टनरशिप करके अपनी ताकत को बढ़ा लिया था, अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बुनियादें मजबूत कर ली थी और ये एक आगे भी दुनिया को अपने कब्जे में रखना चाहते थे। मगर उसके लिए हिंदुस्तान एक बड़ा खतरा आगे चल के बन सकता था, जिसको इस मायने में भी टुकड़ों में उसकी ताकत को, उसके लोगों को टुकड़ों में अपने इस्तेमाल में लाने के लिए पूरे प्रबंध कर लिए गए थे। यहाँ सिर्फ ये बिग थ्री ने जो कुछ किया था मैं इस पर बिल्कुल आता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपको एक और कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों 1942 में ये तय होने के बाद कि हिंदुस्तान के टुकड़े कर लिए जाएंगे, आज़ादी देंगे ये नहीं था, मगर टुकड़े करने का प्लान तैयार हो चुका था, जिसमें आपने जिन्ना का उदय देखा। और यहाँ जो है ये एक बात समझें कि ये रिपोर्ट देखें पहले जिन्ना पर भी, और जो हिंदुस्तान की जो राजनीति उस वक़्त थी वो कैसे उस राजनीति ने अपनी पलटियाँ मारी, इसे आपको समझने की ज़रूरत है। ये देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी। इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत के मुसलमान एक अलग राज्य चाहते हैं जिसे पाकिस्तान कहा जाएगा। मगर क्या जिन्ना का यह खुद का विचार था या इसके पीछे खुद बरतानिया की एक चाल थी, जिसे एक वफादार एजेंट के रूप में जिन्ना ने अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। बरतानिया ने पहली बार भारत को विभाजित करने की योजना 1919 में बनाई थी। उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया था। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। यह एक तरह से भारत के विभाजन की शुरुआत थी। ब्रिटिश साहित्य में भारत के विभाजन की योजना को पहली बार 1933 में द विंडिंग कॉर्ड नामक पुस्तक में व्यक्त किया गया था। इस पुस्तक के लेखक थे लॉर्ड लुई माउंटबेटन। माउंटबेटन उस समय ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी थे। बाद में वे भारत के अंतिम वायसराय बने। 1930 के दशक में भारत में मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग को और अधिक जोरदार तरीके से उठाया। इस मांग का समर्थन करने के लिए लीग ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के बाद भारत के विभाजन की संभावना बढ़ गई। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद भारत में राजनीतिक स्थिति और अधिक अस्थिर हो गई। इस स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन पर विचार करना शुरू किया। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के भविष्य के बारे में एक समिति का गठन किया। इस समिति को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में भारत के विभाजन की सिफारिश की गई थी। इस प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में और बरतानिया ने 1919 में भारत को विभाजित करने की योजना बनाई थी। ये जो एक गेम प्लान किया गया था ये एक अलग गेम था, मगर हिटलर की ताकत दिन ब दिन बढ़ती चली गई और हिटलर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, रूस यूएसएसआर के अंदर एंट्री कर चुका था। बेलग्राड की कहानी आप लोग जानते हैं, ये क्या किस तरह नरसंहार हुआ था। एक लंबी लड़ाई लड़ी और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद यूएसएसआर ने जर्मनी को हराना शुरू किया और जर्मनी को हराने के लिए यानी पीछे धकेलते धकेलते आगे की तरफ बढ़ते गए और आगे की तरफ जब ये
को ले गए, उसके बाद पेरिस तक बढ़ने लगे। यानी यूएसएसआर अब पश्चिमी जगत के लिए एक डरावना सपना बन चुका था, एक प्रेशर था, एक दबाव बिल्डअप हो चुका था यूएसएसआर का। मगर यहाँ एक और प्लान चल रहा था जो ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियाँ आपस में मिलकर कर रही थी। यानी फिर एक अधिवेशन होता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में जापान अभी जिंदा है, जापान पे परमाणु बम नहीं गिराए गए हैं। अब जापान को ख़त्म करना ज़रूरी है। पर्ल हार्बर पर ये हमला कर चुका है। जापान को ख़त्म करने के लिए यूएसएसआर को इस ताकत में, इस घेरे में शामिल करना ज़रूरी है। या सेनाएं पहुंच रही हैं, मगर इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। यूएसएसआर को मगर शामिल करना ज़रूरी था, और ज़रूरी इस सेंस में भी था कि जो हिटलर को हराकर बर्लिन पहुंच सकता था, पेरिस पहुंच सकता था, लंदन बहुत दूर नहीं था। यानी अपना किंगडम भी बचाना था। अब समझौते करने थे, दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो चुका था यूनाइटेड किंगडम के ऊपर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी चल ही रहा था, मगर खात्मे के नज़दीक बढ़ चुका था, जिसमें यूएसएसआर ने अपना किरदार अदा कर दिया था। अब वक्त आता है 1945 अप्रैल, और याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से 7 दिन का ये एक अधिवेशन होता है, जिसमें ये बिग 3 यानी स्टालिन, चर्चिल और फ्रैंकलिन शामिल होते हैं। यहाँ फ्रांस का प्रेसिडेंट बीमार है, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाया है। मगर यहाँ सिर्फ ये जो 3 आप देख रहे हैं बिग 3, ये नहीं है, इनका पूरा अमला है। इनके पूरे अमले के साथ में 1 to 1, 2+2, 3+3 इस तरह की पूरी मीटिंगें चल रही हैं। यानी यहाँ पर शुरू होता है दुनिया का बंटवारा। क्या आप जानते हैं कि सर्कुलर डी क्या है, और सर्कुलर डी में क्या तय किया गया? अगर सर्कुलर डी के बारे में आप नहीं जानते तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी की शुरुआत भी आप नहीं जानते। ये रिपोर्ट देखें। याल्टा सम्मेलन का सर्कुलर डी एक गुप्त दस्तावेज था, जिसे 11 फरवरी 1945 को यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं ने हस्ताक्षरित किया था। इस दस्तावेज में तीनों शक्तियों ने जर्मनी के बाद के प्रशासन पर सहमति व्यक्त की। सर्कुलर डी के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। जर्मनी को 4 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। एक सोवियत क्षेत्र, एक अमेरिकी क्षेत्र, एक ब्रिटिश क्षेत्र और एक फ्रांसीसी क्षेत्र। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। जर्मनी की सेना भंग कर दी जाएगी और जर्मनी का कोई वायु सेना नहीं होगा। जर्मनी को एक लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए पुनर्निर्माण किया जाएगा। सर्कुलर डी के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल हैं, और इसी प्रकार दुनिया के दूसरे देशों में हिस्सेदारी बांट ली गई थी या देश ही बांट दिए गए थे। यह हिस्सेदारी बाजार पर आधिपत्य की थी, जबकि ऐसे सभी देशों को लोकतांत्रिक लोकल सत्ताओं को सौंप दी गई थे, और गुप्त आधिपत्य को संयुक्त राष्ट्र नाम की छद्म संस्था द्वारा कंट्रोल किया जाना तय हुआ था, जो आज तक जारी है। जैसा कि आपने देखा कि ये जो कहानी है, इस कहानी में अचानक याल्टा आता है। यहाँ तय कर लिया जाता है, तीनों बिग 3 साइन कर देते हैं कि भारत का बंटवारा भी होगा और भारत के बाजारों का बंटवारा यानी कि किया जाएगा। और कैसे इसको कैपिटलिज्म की दुनिया जो ब्रिटेन और अमेरिका हैंडल कर रहे थे वो, और एक सोशलिज्म की दुनिया जिसे यूएसएसआर हैंडल कर रहा था वो, इन पर कैसे इस पूरी की पूरी जो अगली दुनिया है यानी युद्ध के बाद की जो दुनिया है, ये पूरा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तय कर लिया गया। डॉक्यूमेंटेशन तय कर लिए गए। अब हम एक एक डॉक्यूमेंटेशन की कहानी पर बात करेंगे ताकि हम आपको ये हकीकत समझा सकें। जो अफसाने आपने सुने होंगे वो अफसाने हैं कि जिन्ना ने ये किया और हिंदू महासभा ने वो किया, नेहरू ने ये किया, गांधी जी का ये रोल था। ये जो कहानियाँ आप सुनते आए हैं, इन कहानियों के बीच में कभी इन बिग 3 के बारे में आपने सुना है?
मुझे नहीं लगता कि आपने कभी सुना है, कभी इन तस्वीर को देखने की कोशिश की है, सर्कुलर डी को पढ़ने की कोशिश की है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपने यकीनी तौर पर अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्कॉलर्स को, अपने लोगों को, अपनी दुनिया और अपने सिस्टम को धोखा दिया है। ऐसी आखिर क्या मजबूरी थी कि आप इन बिग थ्री की लिखी गई इबारत को अपने देश के वासियों से छुपाना चाहते थे? अपनी यूनिवर्सिटी का हिस्सा आपने उस अधिवेशन को क्यों नहीं बनाया, उस कॉन्फ्रेंस को क्यों नहीं बनाया जिसमें युद्ध के बाद की कहानी, युद्ध के बाद की दुनिया, युद्ध के बाद की दुनिया का भविष्य तय कर दिया गया? कौन बताएगा ये बात? क्यों? आखिर मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ ही बताना चाहता हूँ कि आखिर ये दुनिया जो है चलती कैसे है। जो जैसी दिखती है क्या ये वैसी है? नहीं, ये दुनिया अलग है जो आमतौर पर चलती है। आमतौर पर लोगों के लिए क्या तय करना है, लोगों को कैसे मैनेज करके रखना है, कैसे उनको अपने घेरे के अंदर रखना है, ये एक दुनिया है जिसको पूरी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। और एक दुनिया है इनके पीछे की जो दुनिया चलाने का काम करती है, जो पहले तय कर लेती है कि युद्ध के बाद की दुनिया कैसी होगी। हम अगले प्रोग्राम में दोस्तों बिल्कुल आएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि सर्कुलर डी में जो कुछ आपने देखा, सुना, समझा, सर्कुलर डी के बाद कितने डॉक्यूमेंटेशन थे और क्यों थे, और फिर जापान का क्या हुआ, और जापान के उस परमाणु अटैक के बाद युद्ध के बाद की जो दुनिया थी उसमें क्या शुरू हुआ। बहुत ज़रूरी है, इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको